हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोग ओएचई सिस्टम यानी आपका सेकंड यूनिट में हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट की बात कर रहे थे और हम लोग ये वाला डायग्राम देखा था। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हम लोग समझा था कि आपका कैटेनरी वायर क्या है, आपका कॉन्टैक्ट वायर क्या है और इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, ड्रॉपर किसको कह रहे हैं और आपका डिफरेंट जो मेजरमेंट है वो हम लोग बात किया था, रेल आपका लगा हुआ, वो सारी बात हम लोग डिटेल में कर चुके थे। तो एक बार फिर से इसका थोड़ा सा हम लोग एक्चुअल डायग्राम देखते हैं, यानी कि आपका जो जिसके माध्यम से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब देखिए, इससे पहले वाला जो डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम देखिए। जो हम लोग डायग्राम आपका नोट्स में बना हुआ उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया, तो थोड़ा सा आपको एक्चुअल चीज़ यहाँ पर दिखेगा। तो ये आपका रेल यानी नीचे देख रहे होंगे आप, पटरी बिछा हुआ है और इसी से आपका ये रेल और आपका रिटर्निंग कैसे काम करता है। बाकी आपका ऊपर में देखिए क्या क्या लगा हुआ है। तो ये वाला आपका पोल दिख रहा है, पोल, इसी को हम लोग मास्ट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MAST मास्ट, या इसी को पोल कहते हैं। यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ है इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये आपका कैंटिलीवर कहलाता है, कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग आपका जो आर्म लगा होता है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास या उसके बाद वाले वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जहां तक हम लोग बात किया है उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का वायर रन कराया गया। एक आपका देखिए नीचे में वायर रन कर रहा है ये वाला, और दूसरा आपका ऊपर में वायर रन कर रहा है। तो ऊपर वाला जो वायर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कैटेनरी वायर कहते हैं। कैटेनरी वायर, इसी को आपको कहीं कहीं मैसेंजर वायर भी कहा जाता है। तो ऊपर वाला वायर जो होता है कैटेनरी वायर होता है, जिसमें कुछ सैग की वैल्यू होती है। लेकिन जो नीचे वाला वायर है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। क्यों कॉन्टैक्ट वायर क्या कहा जाता है, क्योंकि यही कॉन्टैक्ट वायर आपका पेंटोग्राफ के साथ कॉन्टैक्ट में होता है और वहां से करंट कलेक्शन का काम करता है। तो ये वाला नीचे वाला वायर कॉन्टैक्ट वायर होता है। और दूसरा चीज हम लोग ये भी बात किया था कि कैटेनरी के साथ कॉन्टैक्ट वायर क्यों लगाते हैं। यदि हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना है तो केवल एक ही सप्लाई वायर से हम लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो दो वायर लगा है। तो हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो वायर है वो स्ट्रेट रहा है, इसका सरफेस बिल्कुल सीधा रहे, ताकि हमको करंट कलेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो और पेंटोग्राफ आसानी से इसको टच करता हुआ करंट कलेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नीचे वाला सरफेस स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, इसके लिए कॉन्टैक्ट वायर लगाते हैं। और कॉन्टैक्ट वायर सीधा रहे उसके लिए हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफरेंट साइज का वायर लगाते हैं, जिसको ड्रॉपर कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इसी लेक्चर के अंदर हम लोग इसके कंपोजिशन, किस मटेरियल से बना हुआ होता है, संरचना कैसा होता है, उस तरह की सारी बात करेंगे। इसमें और कुछ इक्विपमेंट है। तो ऊपर में देखिए यहाँ पर ये भी जो वायर आपको ग्रीन से दिख रहा है, ये आपका पैरेलल रिटर्न वायर लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। तो केवल आपका जो रिटर्निंग वायर है वही आपका रिटर्निंग कैसा काम करता है। अगर ऊपर भी लगा दीजिएगा तो भी आपका वो भी रिटर्निंग कैसा काम करेगा। आगे चल के डायग्राम इसमें क्लियर यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये देखिए ट्रांसफार्मर के पास ये वायर लाकर क्या किया हुआ है, इसको फिर से इस यानी नीचे वाले रेल से कनेक्ट किया गया। तो आपका सिर्फ रेल रहेगा तो भी आपका सर्किट कंप्लीट है और रिटर्निंग आपको मिल जाएगा। और ऊपर में भी आप एक वायर दौड़ा दिया और उसको आप नीचे पटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगा, लॉसेज वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हम लोग जनरली करते नहीं है। एक ही वायर एनफ, यानी आपका नीचे जो पटरी होता है वही एनफ होता है रिटर्निंग के लिए। तो आपका दो पोल, दो मास्ट हो गया, इसके बीच में आपका कैटेनरी वायर है, कॉन्टैक्ट वायर है, बीच में ड्रॉपर लगा हुआ है। ऊपर अगर वायर हम लोग रन कराया तो उसको पैरेलल रिटर्न वायर कहेंगे। नीचे जो रेल होता है जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं वो आपका रिटर्निंग रेल कहलाता है। और ये रिटर्निंग रेल के माध्यम से ही आपका रिटर्निंग यानी आपका न्यूट्रल के तरह काम करेगा और रिटर्निंग करंट आपका इसके थ्रू आएगा। दूसरा आपका यहाँ पे देखिए बूस्टर ट्रांसफार्मर भी दिखा दिया है। यदि वोल्टेज ड्रॉप होता है तो जगह जगह पर बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा देंगे ताकि वोल्टेज हमारा जो 25 kV सप्लाई है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट आपका जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन आज हम लोग को क्या बात करना है वो समझिएगा, वो वाला डायग्राम दिखाते हैं। ये वाला पेंटोग्राफ का डायग्राम है, ये आगे हम लोग चल के बहुत आगे टॉपिक है तो वो हम लोग समझेंगे पेंटोग्राफ को। आज हम लोग को समझना है, ये समझना हम लोग को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दो तरह का वायर हमने यहाँ पर देखा है। नीचे वाला जो वायर है कॉन्टैक्ट वायर है और ऊपर में जो वायर है ये कैटेनरी वायर।
ये कैटेनरी वायर स्टैंडर्ड वायर होता है जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और नीचे वाला जो वायर होता है ये कॉन्टैक्ट वायर, ये सॉलिड होता है। अब देखिए इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। अब इस तरह का वायर आप स्टैंडर्ड वायर नीचे लगाइएगा तो क्या होगा, पेंटोग्राफ जाएगा तो रगड़ा जाएगा और उसका ब्रश आपका टूट जाएगा, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका वेयर लॉस हो जाएगा। तो उस तरह का हम लोग सरफेस यूज नहीं, यानी आपका स्टैंडर्ड वायर हम लोग नीचे पेंटोग्राफ के साथ टच में नहीं कर सकते। इसीलिए आपका जो नीचे वाला वायर होगा वो बिल्कुल चिकना होगा, स्मूथ सरफेस होगा, और ताकि हमारा करंट कलेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्पार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल चिकना इस सरफेस होता है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। अब इसमें नीचे ध्यान से देखिएगा तो आपका क्या लगा हुआ है, इस तरह का ग्रूव बना हुआ दिख रहा है आपको, गड्ढा टाइप का बना हुआ है, ताकि आप ऊपर क्लिप क्या ड्रॉपर जो है, ड्रॉपर के अंदर क्लिप लगा होता है, क्लिप की सहायता से क्या करेगा वो उसको पकड़ेगा, और यहाँ से आपको ऊपर में कैटेनरी और नीचे कॉन्टैक्ट वायर। तो हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ जगह होना चाहिए, तो ऊपर में गड्ढा बनाते हैं जिसको हम लोग ग्रूव कहते हैं, और ऊपर से क्रॉस सेक्शन क्रिया आपको जो दिखेगा इस तरह से दिखेगा, ठीक है, फ्रंट व्यू। लेकिन इस तरह से साइड से देखिएगा तो इस तरह से वायर होता है, नीचे बिल्कुल चिकना होगा, ऊपर में ग्रूव बना होगा जहां से क्लिप लगा होगा, और ऊपर से कैटेनरी वायर होगा, बीच में ड्रॉपर होगा जगह जगह पर, और आपका नीचे वाला सरफेस बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट, उससे पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं नोट्स में क्या क्या है वो चीज़ हम लोग को समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग बात कर चुके थे। अब पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से समझते चलिएगा धीरे धीरे। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ ओएचई। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ ओएचई कहने का मतलब हमारा डिजाइन किस तरह से होगा ओएचई सिस्टम का। ओएचई कहने का मतलब कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, ड्रॉपर कहाँ लगा होगा, ये सारी बात हम लोग करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट हम लोग पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो डिजाइन ऑफ ओएचई टेकन फ्रॉम द फ्रांस ओएचई सिस्टम, यानी अपना इंडिया का स्टैंडर्ड नहीं है, फ्रांस का जो ओएचई सिस्टम था, कैटेनरी, कॉन्टैक्ट वायर, ये सारा वहां से डिजाइन लिया गया और वहां से कॉपी एक तरह से किया गया और यहाँ पर इंडिया के अंदर उसको अप्लाई किया गया। जैसे संविधान है तो अलग अलग कंट्री का संविधान से वहां से कुछ कॉपी लिया गया और उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इंडिया का संविधान बनाया गया। तो इसी तरह से ओएचई सिस्टम भी फ्रांस का ओएचई सिस्टम को फॉलो किया गया और वहां के अनुसार यहाँ इंडिया के अंदर भी ओएचई सिस्टम बनाया गया। तो डिजाइन ऑफ ओएचई टेकन फ्रॉम द फ्रांस ओएचई सिस्टम एंड वी हैव मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई किया। एंड इन्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री, अपने देश में कैसा इन्वायरमेंट है उसके अनुसार उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन किया है। इंडिया ओएचई सिस्टम इज कंसीडर एज ए कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर। वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिजाइन एंड मटेरियल फॉर कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर। आइए बात करेंगे आप डिजाइन के बारे में। तो कंपोजिशन हम लोग बात करें किस किस चीज से मिला है, मटेरियल क्या यूज हुआ है। तो कंपोजिशन ऑफ ओएचई के अंदर पहला बात हम लोग कहा, फर्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एंड कैटेनरी वायर डिपेंड अपॉन द लोड करंट कंसीडरिंग ट्रैफिक और ट्रेन लोडिंग टाइम शेड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कैटेनरी वायर या कॉन्टैक्ट वायर का क्षमता, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, उसकी मोटाई क्या होगी, वो सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, लोड करंट पर। और लोड करंट कहने का मतलब कितना नंबर ऑफ लोकोमोटिव उस सेक्शन के अंदर आकर कनेक्ट होता है। तो जितना नंबर ऑफ लोकोमोटिव होगा उतना करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा तो कैटेनरी वायर या कॉन्टैक्ट वायर का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना होगा। तो कितना करंट हमारा ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट सप्लाई करना है या कितना लोड कनेक्टेड करना है, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कैटेनरी वायर या कॉन्टैक्ट वायर की मोटाई को, क्रॉस सेक्शन वायर को रखेंगे। ठीक है, टाइम शेड्यूल भी मतलब इसका मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ, एक घंटा मान के चले 6 से 7 बजे के बीच में कितना नंबर ऑफ ट्रेन आएगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही टाइम के अंदर हम लोग क्या करें 50 ट्रेन लाके खड़ा कर देंगे, 50 को ओएचई सिस्टम से कनेक्ट कर देगा तो सब करंट ड्रॉ करेगा और ओवरऑल लोड क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो हमारा कितना नंबर ऑफ लोकोमोटिव कनेक्ट करना है, कितना टाइम के अनुसार, उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग रखेंगे। ठीक है, और जितना परमिशन है, मान के चलिए हमारा 600 एम्पेयर हमको लेना है तो उसी के अनुसार टाइम के अंदर हम लोग परमिट करेंगे कि ठीक है भाई 6 से 7 बजे तक हम 10 ट्रेन को रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो क्या कर देंगे, उस फीडिंग पोस्ट है अगला जो लोकोमोटिव है या तो डिस्कनेक्ट कर देंगे उसको, या हम लोग कहेंगे भाई आपको चलाना तो अगले सेक्शन में आप चले जाइए, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी हम लोग रीच कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग हो गया जो मेनली तौर से कंसीडर किया जाता है क्रॉस सेक्शन, वो किस पर, कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर का लोड करंट कंसीडरिंग या ट्रेन लोडिंग टाइम शेड्यूल पर। ठीक है,
तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरा क्या कहा गया, आफ्टर नोइंग द लोड करंट एंड द डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट, ये भी कंसीडर करना हमको, डिस्टेंस फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा आपका लॉसेस यानी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। तो हमको वोल्टेज ड्रॉप भी देखना है ताकि जो लास्ट एंड है, लास्ट कनेक्टिंग पॉइंट है, वहां पर भी आपका प्रॉपर वोल्टेज मिल सके, यानी 25 किलो वोल्ट के लगभग मिल सके, ठीक है। और मिनिमम कितना है तो 17,000 वोल्ट, उतना हर हाल में हमको मिलना है। उससे कम होगा तो हम उसको डिसकनेक्ट कर देंगे, वहां पर उससे कम वोल्टेज में इक्विपमेंट खराब होगा, डैमेज होगा। तो क्या लिखा गया है, द करेंट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट, द साइज ऑफ कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग, क्या क्या इसके अलावा जो पहला बात किया हम लोग, यानी आपका करंट कितना, लोड कितना है, टाइम शेड्यूल कितना, उसके अलावा और भी बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया या हम लोग कंडक्टर का डिजाइन करते समय हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या है वो पॉइंट, कंसीडरिंग द कंडक्ट डिटरमाइंड बाय द कंसीडरिंग, फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए एक एक पॉइंट देखिए, मेन यहाँ से शुरू हो रहा है पॉइंट सब, परमिजिबल टेम्परेचर राइज ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, यानी कितना टेम्परेचर राइज होगा कॉन्टैक्ट वायर के अंदर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कंडक्टर के ऊपर, उसके क्रॉस रेसिस्टेंस बढ़ता है घटता है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि जहाँ पर OHE सिस्टम लगा रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है। अब कश्मीर में लगा रहे हैं तो वहाँ OHE सिस्टम का डिजाइन किस तरह से करेंगे, और गया के अंदर लगा रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको करना होगा टेम्परेचर के हिसाब से, ताकि टेम्परेचर के हिसाब से आपका करंट बैलेंस रहे, रेजिस्टर बैलेंस रहे और वोल्टेज ड्रॉप आपका लिमिट में रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी वही लिखा गया है, परमिजिबल वोल्टेज ड्रॉप, यानी डिजाइन करते समय आपको देखना होगा वोल्टेज ड्रॉप आपका प्रॉपर, यानी वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम है या नहीं। बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, आपका जो लास्ट इंच पर अगर हमारा लोकोमोटिव होगा तो उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो परमिजिबल वोल्टेज ड्रॉप यानी एक सीमा के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। इस तरह का OHE सिस्टम का डिजाइन करेंगे या इस तरह का मटेरियल यूज करेंगे। अब लोहा का बना दीजिएगा OHE सिस्टम कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर, तो ड्रॉप ज़्यादा होगा और आपका ये लिमिट से बाहर चला जाएगा। तो वो हम लोग को मटेरियल चूज करते समय हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा क्या ध्यान रखना हमको, परमिजिबल करंट डेंसिटी विथ ओवरलोड कंडीशन, यदि लोड कंडीशन बढ़ जाता है तो कितना करंट हम ले सकते हैं वो ध्यान में रखना। परमिजिबल मान के चलिए नॉर्मल हमारे पास रेटेड वैल्यू कुछ है 500 एम्पेयर 600 एम्पेयर, लेकिन सडनली बढ़ गया तो इस तरह का कंडक्टर यूज करेंगे या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा बढ़ा के रखेंगे हम, ताकि यदि ओवरलोड हो जाए तो भी ये इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो, लॉसेज ज़्यादा नहीं हो, या मेल्ट होकर पिघल नहीं जाए, गल के टूट नहीं जाए। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे कि लोड अगर बढ़ भी जाता है तो ये उसको सस्टेन कर सके। और क्या लिखा गया है, परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना होगा हमको डिजाइन करते समय, मटेरियल चूज करते समय, OHE सिस्टम बनाते समय कि उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, यदि आपके विंड इफेक्ट हो, इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो या टेंशन बढ़े तो उस समय वो उसको संभाल सके और ब्रेक या टूटे नहीं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी भी देखना है, वोल्टेज ड्रॉप भी देखना है, आपको लोड कंसंट्रेशन भी देखना, ओवरलोड देखना है। इसके अलावा आपको मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखना है, ताकि आप मटेरियल इस तरह से चूज करें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका प्रॉपरली मिल सके। और क्या देखना है, एक्सपेक्टेड लाइफ, यानी लाइफ अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 5 साल पर 2 साल पर आपको चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं, हमको प्रॉपरली लाइफ उसका चाहिए। और क्या पॉइंट लिखा गया है, द परमिजिबल करंट। अब इसके अलावा पॉइंट हम लोग लिखा है जो करंट की वैल्यू होगी वो कितना होगी। दो परमिजिबल करंट डेंसिटी इन कॉन्टैक्ट वायर इज 4.7 पर mm², यानी कितना करंट डेंसिटी होनी चाहिए। तो कितना वैल्यू लिखा हो गया है कॉन्टैक्ट वायर के अंदर, 4.7 एम्पियर पर mm², मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर अगर हम कोई मटेरियल चूज करें तो उसमें कम से कम 4.7 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। इस तरह की हमको करंट डेंसिटी वाला मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो अच्छा मटेरियल होगा तभी हमको वो मिलेगा। तो हम लोग कॉपर या इस तरह का अच्छा मटेरियल यूज करेंगे जिसमें ये करंट डेंसिटी हमको मिल सके। However, in practice, current density of 4 ampere per mm square
फॉर कॉपर इज एडॉप्टेड, यानी ये आपका परमिजिबल, ये कॉन्टैक्ट वायर के अंदर इतना होता है, ठीक है, 4.7 पर mm² होता है, लेकिन हम लोग इन प्रैक्टिस करंट डेंसिटी ऑफ 4 एम्पेयर, लेकिन 4.7 एम्पेयर तक रख सकते हैं हम कॉन्टैक्ट वायर के अंदर, उसकी डेंसिटी उतनी होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 4 एम्पेयर पर mm² ही यूज करते हैं फॉर कॉपर इज एडॉप्टेड। कॉपर मटेरियल का यूज करेंगे कॉन्टैक्ट वायर, और उसमें क्या होगा 4 एम्पेयर पर mm² हम लोग उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, बाकी 0.7 एम्पेयर के लिए जगह रखेंगे, ओवरलोड होगा तो वो उसको कैरी करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हमने, फॉर मैक्सिमम लोड करंट अप टू 600 एम्पेयर दैट इज नॉर्मली मीट विद ट्रैफिक कंडीशन इन इंडिया। कितना होता है तो ये याद रखना है आपको, मैक्सिमम लोड करंट जो होता है वो कितना होता है 600 एम्पेयर, 600 एम्पेयर होता है, नॉर्मली मीट विद ट्रैफिक कंडीशन इन इंडिया, यानी रेटेड वैल्यू जो है वो कितना 600 एम्पेयर तक आप ले सकते हैं, ट्रैफिक कनेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको मैक्सिमम लॉस नहीं होगा और ड्रॉप नहीं होगा। तो 600 एम्पेयर नॉर्मल करंट है जो आपका OHE सिस्टम के अंदर फ्लो होता है। और क्या लिखा है, द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर कॉन्टैक्ट वायर शुड बी गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए ताकि आपका ब्रेक नहीं हो, टूटे नहीं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो, उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका प्रॉपरली होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द कॉन्टैक्ट वायर इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है तो कैडमियम कॉपर का बना होता है, याद रखिएगा, द कॉन्टैक्ट वायर इज मेड अप ऑफ कैडमियम कॉपर और ब्रोंज, दोनों आपका मटेरियल है, कैडमियम कॉपर और ब्रोंज इज यूज इवन दो देयर इज ए बीट लिखा हुआ BIT होता है थोड़ा, यानी कुछ आपका क्या होगा उसके अंदर डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी, यदि आप कैडमियम मिलाएंगे कॉपर के साथ या ब्रोंज यूज करेंगे तो थोड़ा सा आपका कंडक्टिविटी पुअर हो जाएगा, यदि प्योर कॉपर यूज करेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी अच्छी मिलेगी, बेटर मिले, लेकिन हमको यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखना है, इसीलिए हम कैडमियम कॉपर या ब्रोंज मटेरियल का यूज करते हैं फॉर कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। अब क्या लिखा है, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस मटेरियल यूज फॉर OHE इज गिवन बिलो, क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला जो मटेरियल है एनिल्ड कॉपर, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉपर होता है उसके अंदर, यानी अलग अलग कुछ कुछ मटेरियल मिलाते हैं और नया टाइप का कॉपर हम लोग तैयार करते हैं, प्योर कॉपर यूज नहीं करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना बेटर नहीं मिलेगा। तो एनिल्ड कॉपर का देखिए कितना है तो 25 kg पर mm², यानी 1 mm² आप लीजिएगा तो 25 kg वेट वो संभाल सकता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होती है। दूसरा हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है 42 kg पर mm² टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और सबसे बढ़िया आपका कैडमियम कॉपर का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 63 kg पर mm², इसीलिए हम लोग कैडमियम कॉपर का ही यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट वायर के संरचना बनावट के अंदर मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट है, द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ OHE इज यूज्ड, अब देखिए कैटेनरी वायर की बात किया गया है, द कैडमियम कॉपर, फिर से आपका कैटेनरी वायर के लिए भी कैडमियम कॉपर यूज करेंगे, पर क्या है इसके अंदर बात, अब ध्यान से देखिए, कैडमियम कॉपर 65 mm² क्रॉस सेक्शन इज यूज इन कैटेनरी वायर, 65 mm² का कैटेनरी वायर यूज करें, किसका बना होगा तो कैडमियम कॉपर का बना हुआ होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज लिखा हमने, द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ कैटेनरी वायर रिड्यूस बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले ही हम लोग बात किया था, स्टैंडिंग की बात किया था, ये वाला वायर यूज कर रहे थे हम लोग, स्टैंडर्ड वायर यूज करते हैं कि इसमें कैटेनरी वायर में, तो अब यदि स्टैंडर्ड वायर यूज करेंगे, स्टैंड बना हुआ यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा हमको, इफेक्टिव एरिया यानी एरिया कम यूज करना पड़ेगा हमको। यदि आप प्योर यूज करते हैं यानी सॉलिड कंडक्टर यूज करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर स्किन इफेक्ट होता है और स्किन इफेक्ट की वजह से एरिया घट जाएगा, आपका इफेक्टिव एरिया घट जाएगा और करंट आपका केवल सरफेस से फ्लो होगा। लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैंड बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वायर यूज करने से, हम पहले भी आपको मालूम होगा ट्रांसमिशन के अंदर भी पढ़ा होगा, तो स्टैंडर्ड वायर यूज करने से आपका इसका उपयोग सही हो पाता है और आपका पूरा कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, तो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज होगा, यानी करंट आपका पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जाएगा, फ्लो होगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बात हो गया, द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ कैटेनरी वायर रिड्यूस बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग, यानी
रिड्यूस कहने का मतलब आप पहले की तरह यानी सॉलिड यदि यूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा कंडक्टर का खपत होता है, अब स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो कम खपत होगा और उससे आपका जो करंट है वो आसानी से फ्लो होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं तो ओवरऑल जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम यूज होगा एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। अब कॉन्टैक्ट वायर के बारे में क्या लिखा गया है, तो इट इज ए ग्रूव ऑफ हार्ड ड्रॉन का, अच्छा कैडमियम कॉपर आपका कैटेनरी वायर के लिए है, ग्रूव हार्ड ड्रॉन कॉपर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कॉन्टैक्ट वायर के लिए, ठीक है। तो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा 107 यानी 107 mm² होगा, आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर यूज होगा। और डायग्राम तो आप देख ही चुके हैं, यानी हार्ड ड्रॉन ग्रूव बना हुआ होगा, गड्ढा बना हुआ होगा, और ताकि हम लोग क्लिप से उसको पकड़ सके, और आपका सॉलिड वायर होगा, ठीक है। ये इट इज ए सॉलिड वायर एंड कनेक्टेड इन द करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। ये कॉन्टैक्ट वायर ही आपका क्या होगा, OHE सिस्टम यानी पेंटोग्राफ के साथ कनेक्टेड होगा। पेंटोग्राफ का डायग्राम भी आप देखा होगा, हाँ ये पेंटोग्राफ, तो ये आपका जो पेंटोग्राफ है ये किससे कनेक्ट होता है, आपका कॉन्टैक्ट वायर से। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट वायर आपको दिख रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट वायर है, नीचे ऊपर में कैटेनरी वायर है। ऊपर से देखने में देखिए दोनों एक ही तरह का लगता है, लेकिन होता नहीं है, आपका कैटेनरी वायर अलग होता है, ये आपका OHE सिस्टम से कनेक्ट, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ये ऊपर में OHE सिस्टम से ये भी कनेक्ट होगा, ये आपका डाउन ट्रैक के लिए है, ये अप ट्रैक के लिए यहाँ पर कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर भी आपका कॉन्टैक्ट वायर है, कैटेनरी वायर है, कॉन्टैक्ट वायर सॉलिड होता है और कैटेनरी वायर आपका स्टैंडर्ड वायर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख, आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला वायर कंस्ट्रक्शन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए आगे जल्दी जल्दी पॉइंट देखते हैं आप क्या क्या है। तो अब उसका डायग्राम जो कॉन्टैक्ट वायर का ये वाला बना हुआ है, ग्रूव देखिए ऊपर में देखा, ग्रूव ये वाला होता है, ठीक है, ध्यान से आप इसको इरेज करके सही कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट वायर ये ग्रूव यहाँ पर बना होगा, और ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट, नीचे वाला सिर्फ नहीं, ये पूरा कॉन्टैक्ट वायर है, ऊपर में ये ग्रूव गड्ढा होता है, और ये आपका क्लिप लगाने के लिए बना होता है, तो पूरे वायर को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। अब ड्रॉपर देखिए, ड्रॉपर क्या है, 5 mm डायमीटर का होता है ड्रॉपर, स्पेस एट नॉट मोर देन 9 mm, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप देखा होगा, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम लोग देखा ड्रॉपर देखिए लगा हुआ है जगह जगह पर, ये ड्रॉपर है आपका लगा हुआ है, तो 9 मीटर से ज़्यादा स्पेस पर नहीं होना चाहिए। 9 मीटर एक्चुअली होता है, लेकिन अलग अलग ये वाला जो नज़दीक वाला होता है, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक में लगाते हैं हम लोग, कैंटिलीवर के पास। बाकी आपका 9 मीटर पर क्या होता है, आपका 9 मीटर पर आपका हम लोग स्पेस रखते हैं एक ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर के बीच में। तो 5 mm² ये आपका डायमीटर हो गया, 5 mm डायमीटर हो गया ड्रॉपर का, स्पेस एट नॉट मोर देन 9 मीटर। It is electrically connected as well as mechanically connected between catenary and contact wire। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर के जो संपर्क है ये इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली, ऐसा नहीं सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए हम लोग, तो ये इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट होता है, इसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता, यानी जो आपका OHE है, कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर ये दोनों मिला हुआ होता है, और दोनों मिलकर पॉजिटिव वायर यानी फेज वायर की तरह काम करता है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो ये दोनों के बीच में कोई इंसुलेशन नहीं होता, दोनों सारा मिलकर यानी कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर ड्रॉपर ये सिर्फ मिलकर आपको करंट कैरिंग इक्विपमेंट है, और ये आपका एज ए फेज वायर काम करता है, और सब मिलकर करंट आपका कैरी करने का काम करता है, ठीक है। द डिफरेंस लेंथ ऑफ ड्रॉपर इज यूज प्रोवाइड द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यही ड्रॉपर आपका क्या करता है, कॉन्टैक्ट वायर को सीधा रखने का काम करता है। कॉन्टैक्ट वायर ड्रॉपर किस मटेरियल का बना होता है, तो एल्युमिनियम का भी बना होता है, ब्रोंज का भी बना होता है, और कॉपर का भी हम लोग कहीं कहीं पर यूज करते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर आप अब देखिए, ये हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कॉन्टैक्ट वायर का हाइट कितना रखेंगे, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। आपका नॉर्मली 5.5 मीटर होगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर होता है, जिस फैक्टर को हम लोग को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट वायर के हाइट को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर कहने का मतलब क्या, आपका ये जो कॉन्टैक्ट वायर दिख रहा है और रेल पटरी, तो इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस कितना है, वो आपका क्या कहलाएगा,
ग्राउंड क्लियरेंस कहलाएगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस को ध्यान में रखते हुए हम कॉन्टैक्ट वायर का हाइट को रखेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट वायर है, यहाँ से पटरी का यानी ग्राउंड का डिफरेंस कितना होगा उसको ध्यान में रखने के लिए डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग। तो उन पॉइंट्स की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अबव द ट्रैक लेवल इज डिसाइडेड बाय कौन कौन सा पॉइंट है जिसके सहायता से डिसाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट परमिजिबल ग्राउंड क्लियरेंस डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो पहला चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग रखेंगे यानी आपका लाइन और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में डिफरेंस रखेंगे और वो डिफरेंस कितना होगा तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार हमको ध्यान में रखना होगा। यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना 25 kV है तो उसके लिए तो हम लोग लगभग 5.5 मीटर डिफरेंस रखते हैं, लेकिन आपका मान के चलिए 25 kV की आप ट्रांसमिशन में हम लोग 132 kV यूज करें तो अब वहां पर आप चाहिएगा 5.5 पर रखना तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होता। तो हमको हाइट क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार आपको हाइट बढ़ाना होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, द हाइट ऑफ लोकोमोटिव एंड कोचेस। दूसरा पॉइंट हाइट ऑफ लोकोमोटिव एंड कोचेस। दूसरा पॉइंट करने का मतलब लोकोमोटिव का हाइट कितना है, कोचेस का हाइट, बॉगी का हाइट कितना है। अब बॉगी छोटा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉगी आप लंबा है तो उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट वायर को भी तो ऊपर उठाना होगा। तो बॉगी का या लोकोमोटिव का हाइट कितना है उसके अनुसार कॉन्टैक्ट वायर को हम लोग को हाइट रखना होगा। तो यदि छोटा बॉगी है तो कॉन्टैक्ट वायर आप नीचे में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका बड़ा बॉगी है ऊपर है तो आपको कॉन्टैक्ट वायर ऊपर करना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी होती है लोकोमोटिव बॉगी की, उसी के अनुसार आपका कॉन्टैक्ट वायर डिजाइन किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, क्लियरेंस बिटवीन रूफ ऑफ इंजन और बॉगी टू द कॉन्टैक्ट वायर टू अवॉइडिंग फ्लैश ओवर, ठीक है। तो ये भी लगभग पहले की तरह यानी सेकंड पॉइंट की तरह क्लियरेंस बिटवीन रूफ ऑफ इंजन, यानी जो इंजन का रूफ है, छत है, और ग्राउंड सॉरी आपका लाइन कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में कुछ क्लियरेंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पेंटोग्राफ तो टच है, ठीक है, उसके नीचे इंसुलेटर लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में बाकी जो आपका कंडक्टर बाकी आपका बॉगी या आपका लोकोमोटिव है कहीं वहां पर ना कॉन्टैक्ट वायर टकरा जाए, तो उसके लिए क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट वायर और बॉगी के हाइट के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। लाइन टू ग्राउंड तो होना चाहिए, वो तो अलग चीज है, और आपका बॉगी और आपका कॉन्टैक्ट वायर इसके बीच में भी कुछ आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो वो डिफरेंस मेंटेन रखना है ताकि ये दोनों आपस में टकराए नहीं, फ्लैश ओवर नहीं हो, ठीक है। क्लियरेंस बिटवीन द रूफ ऑफ इंजन और बॉगी टू द कॉन्टैक्ट वायर टू अवॉइडिंग द फ्लैश ओवर। और क्या है, रूलिंग स्टॉक गेज दैट इंक्लूड हाइट एंड विड्थ ऑफ ट्रैक। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का यानी जो रूलिंग स्टॉक कहने का मतलब गेज की बात होती है। गेज मतलब दो पटरी के बीच का डिफरेंस। तो अलग अलग जनरल में भी पढ़ा होगा, ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है और आपका मीटर गेज होता है। तो अलग अलग गेज होता है, उस पर अलग अलग आपका उसकी चौड़ाई होती है और उसी के हिसाब से आपका हाइट जो होगा वहाँ पर लोकोमोटिव का, उस पर जो ट्रेन चलेगा, नैरो में आपका जो नैरो ट्रैक है या आपका मीटर गेज है, नैरो गेज है, तो वह सबके उस पर चलने वाला जो ट्रेन होता है उसकी हाइट भी अलग अलग होती है। तो उसके अनुसार आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट वायर का डिजाइन करना होगा। तो रूलिंग स्टॉक गेज दैट इंक्लूड हाइट एंड विड्थ ऑफ ट्रैक, अच्छा सॉरी, हाइट एंड विड्थ ऑफ ट्रैक कहने का मतलब नैरो गेज और मीटर गेज के अंदर दो ट्रैक की चौड़ाई और जो ट्रैक है उस ट्रैक पटरी का आपका लंबाई चौड़ाई कितना, पटरी की हाइट कितना। तो पटरी का हाइट भी अलग अलग होता है, कहीं पर छोटा पटरी का हाइट है, कहीं पर बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर मान के चलिए थोड़ा चौड़ा पटरी का हाइट ज़्यादा हो गया, तो कॉन्टैक्ट वायर आप पहले से क्या करें, थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ये पटरी आपका थोड़ा छोटा है तो कॉन्टैक्ट वायर थोड़ा सा नीचे करना होगा। तो इसके अनुसार रूलिंग स्टॉक कहने का मतलब जो पटरी है उस पटरी के बीच का डिफरेंस और पटरी का हाइट होता है इसके अंदर, रूलिंग स्टॉक के अंदर। तो अलग अलग होता है आपका नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज, और इन्हीं चीज़ को देखकर आपका जो कॉन्टैक्ट वायर है उसका हाइट को भी हमको करना होगा चेंज। अब देखिए, लोकेशन ऑफ ट्रैक सच एज इन टनल और
ऑन ब्रिज, अंडर ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग ETC। यानी आपका लोकेशन ऑफ ट्रैक, कहाँ पर आपका ट्रैक बिछा हुआ, तो अलग अलग जगह पर ट्रैक बिछा हुआ है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर की हाइट भी आपको क्या करना होगा, अलग अलग रखना होगा। जैसे अगर टनल के अंदर पटरी बिछा हुआ, तो टनल के अंदर कहने का मतलब कहाँ, गुफा के अंदर, सुरंग के अंदर, पहाड़ के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग अब कॉन्टैक्ट वायर को बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं रख सकते, क्योंकि गुफा तो छोटा होता है। आप चाहिएगा आप पूरा 6 मीटर ऊंचा रखें, तो वहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, तो वहाँ पर कम से कम यानी कॉन्टैक्ट वायर का जो हाइट है वो कम पर रखते हैं हम लोग। तो कहाँ पर आपका ट्रैक बिछा हुआ है उसके अनुसार हम लोग कॉन्टैक्ट वायर का डिजाइन भी देखते हैं, वहाँ पर हाइट को डिसाइड करते हैं। सच एज टनल, ऑन ब्रिज यानी ब्रिज के ऊपर, अंडर ब्रिज, ब्रिज के अंदर, लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग कहाँ पर, गुमटी उमटी हम लोग बोलते हैं, 1 नंबर गुमटी, 2 नंबर गुमटी गया में, तो कहाँ पर गुमटी कहने का मतलब जहाँ पर क्रॉसिंग है, इधर से आदमी लोग भी जा रहा है और उधर से ट्रेन भी क्रॉस होता है, वहाँ पर आपका ओपन क्लोज करने का रहता है, तो वहाँ पर जहाँ पर ट्रेन क्रॉस हो रहा है और वहाँ पर रोड भी है, तो ऐसे जगह को हम लोग लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, लेवल क्रॉसिंग याद रखिएगा, आगे भी आपका लेवल क्रॉसिंग का नाम आता रहेगा। तो लेवल क्रॉसिंग जहाँ से गुमटी बना होता है, जहाँ से आपका रोड भी होता है और ट्रेन भी वहाँ से होता है, तो वहाँ पर हमारा क्या, हाइट को हम लोग ज़्यादा रखते हैं। क्यों ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि वहाँ से आपका ट्रक भी पास हो सकता है, बस भी होता है, पैसेंजर भी जाता है, तो उस समय आपका OHE सिस्टम अगर नीचे होगा यानी कॉन्टैक्ट वायर नीचे होगा तो शॉक लग सकता है, तो हम लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर क्या करेंगे, हाइट ज़्यादा रखेंगे। तो और भी पॉइंट है, एट इलेक्ट्रिक लोको शेड एंड ओवर लोकोमोटिव इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक लोको शेड, तो जहां पर हमारा लोकोमोटिव का मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है, या इंस्पेक्शन कार होता है, तो वहां पर भी हाइट हमको देखना होगा। लोको शेड का हाइट ज़्यादा रखते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन कार, तो इन सब चीज़ों के देखते हुए भी हम क्या करेंगे, हाइट कॉन्टैक्ट वायर को डिसाइड करेंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग टेम्परेचर को भी देखते हुए, अलग अलग जगह पर टेम्परेचर आपका डिफरेंट होता है, कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे कम टेम्परेचर है, तो उसके अनुसार भी कॉन्टैक्ट वायर हम डिसाइड करेंगे। यदि हम मान के चलिए गया में टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर क्या करना, थोड़ा ऊपर रखना होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होगा तो आपका एक्सपैंड करेगा और थोड़ा ना कुछ आपका कॉन्टैक्ट वायर भी नीचे आएगा, तो उससे आपका इफेक्ट हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, तो हम वहाँ पर हाइट ज़्यादा रखेंगे। अब देखिए कंक्लूजन आप समझिए, तो कंक्लूजन के अंदर क्या कहा गया, नॉर्मली हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर है above रेल लेवल इज 5.5 मीटर, ये याद रखना होगा आपको। 5.5 मीटर क्या होगा आपका, ये नॉर्मल हाइट होता है आपका, जहाँ पर हर जगह पर ये प्रीफरेंस होगा। तो नॉर्मली हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एबव रेल ट्रैक यानी पटरी से कितना ऊंचा होगा, 5.5 मीटर फॉर रेगुलेटेड OHE। अब रेगुलेटेड OHE क्या है, अनरेगुलेटेड क्या है, तुरंत हम बात करेंगे अभी। रेगुलेटेड OHE इन केस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इट्स वैल्यू इज 5.75 मीटर, यानी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसके अंदर हमारा वैल्यू थोड़ा चेंज होगा। तो कितना होगा, 5.75 मीटर हम रखेंगे कब, फॉर टेम्परेचर रेंज ऑफ 4 डिग्री टू 65 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री से 65 डिग्री। और ये कब बात हो रहा है, एंड रेगुलेटेड OHE के लिए, एंड 5.63 फॉर टेम्परेचर रेंज ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस फॉर रेगुलेटेड OHE, अनरेगुलेटेड OHE। देखिए दोनों जगह पर आपका बात किया हम, एक रेगुलेटेड OHE के लिए बात किया है और दूसरा हाइट बात किया है अनरेगुलेटेड OHE के लिए। अब रेगुलेटेड OHE क्या है, अनरेगुलेटेड OHE क्या है, तुरंत बात कर रहे हैं अभी। द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज मिनिमम अंडर द ब्रिज, यानी ब्रिज के अंदर एंड टनल के अंदर हाइट कम होता है, रखते हैं हम लोग। हाइट ज़्यादा रखेगा तो टनल का साइज क्या करना होगा, आपको बड़ा बनाना होगा, जो पॉसिबल नहीं, टनल छोटा होता है, कम से कम जगह हम बनाते हैं सुरंग, तो टनल में कितना हाइट रखा जाता है, तो 5.80 मीटर होता है। इन इलेक्ट्रिक लोको शेड, जहाँ पर लोको शेड मेंटेनेंस का काम होता है, सफाई होता है, तो लोको शेड के अंदर हाइट कितना होगा कॉन्टैक्ट वायर का, 5.80 मीटर। हाइट ज़्यादा रखेंगे ताकि ऊपर में चढ़ के, लोको के ऊपर भी आप चढ़ के मेंटेनेंस का काम कर सके, तो वहाँ पर हाइट ऊपर रखते हैं 5.80 मीटर। मेंटेन फॉर मेंटेनेंस वर्क करने के लिए हाइट ज़्यादा रखते हैं। अब रेगुलेटेड OHE भी समझ लिए, OHE विथ ऑटोमेटिक टेंशनिंग
कॉल्ड रेगुलेटेड OHE, यानी टेंशनिंग डिवाइस जहां पर लगा हुआ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलेटेड OHE कहेंगे। तो रेगुलेटेड OHE क्या है आपका, जहां पर ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगा हुआ होगा। ये ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस क्या है, तो इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि आप देखा होगा पत्थर लगा हुआ होता है पोल के पास और पत्थर वहां पर लटका हुआ होता है और वो OHE सिस्टम को खींचे रखता है। तो जहां पर वो पत्थर यानी गोल गोल पत्थर लगा हुआ है जो तार में लटका हुआ होता है, वही आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस होता है। और वो जहां पर लगा हुआ होगा तो ऐसे OHE सिस्टम को हम लोग रेगुलेटेड OHE बोलते हैं। जनरली प्रोवाइड फॉर ऑल मेन्स लाइन, यानी जितना भी मेन लाइन्स है वहां पर OHE सिस्टम के साथ रेगुलेटेड OHE होगा, यानी ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगा हुआ होगा। बट फॉर लार्ज यार्ड, यानी बहुत बड़ा यार्ड है, एंड अनइम्पॉर्टेंट लाइन्स, यानी गांव देहात में चलने वाला है अनइम्पॉर्टेंट लाइन्स, टेंशनिंग इज नॉट यूज फॉर इकोनॉमिकल रीजन एंड ओनली अनरेगुलेटेड OHE। उसको लगाइएगा तो पैसा कुछ खर्चा होगा, इसीलिए हर जगह पर यूज नहीं करते हैं। गांव देहात है या अनइम्पॉर्टेंट लाइन्स है तो वहां पर आपका क्या होगा, रेगुलेटेड OHE यूज नहीं करेंगे हम लोग, अनरेगुलेटेड OHE यूज करेंगे, रेगुलेटेड OHE यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन लाइन्स है आपका, जहाँ पर मेन रेल्स आपका रन कर रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगा होगा, और जहाँ पर ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस होता है उसको हम लोग रेगुलेटेड OHE कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये कैंटिलीवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।